आमतौर पर ना जब भी हम किसी बहुत ही मजबूत इमारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कंक्रीट, लोहे के बड़े बड़े पिलर या फिर बहुत ही गहरी नींव। हाँ बिल्कुल। मतलब हमें लगता है कि जो चीज जितनी ठोस है वो उतनी ही सेफ है। सही कहा। लेकिन जरा उस सिचुएशन के बारे में सोच के देखिए जब कोई इंसान किसी बहुत गहरी खाई के ऊपर बने एक एक पारदर्शी कांच के पुल पे चल रहा हो। उफ, वो तो काफी डरावना होता है। डरावना तो होता है, लेकिन वो इंसान उस कांच पर कदम इसलिए नहीं रखता क्योंकि उसे कांच की केमिस्ट्री या उसकी बनावट समझ आती है। वो कदम इसलिए रखता है क्योंकि उसके अंदर एक भरोसा होता है, एक पक्का विश्वास कि वो गिरेगा नहीं। बिल्कुल। और अगर हम इकोनॉमी की इस पूरी उलझी हुई दुनिया को देखें ना, तो हमारी पूरी वित्तीय प्रणाली मतलब पूरा फाइनेंस सिस्टम बिल्कुल इसी अदृश्य कांच के पुल पर टिका हुआ है। और ये पुल लोहे या कंक्रीट का नहीं बना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पुल सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रस्ट यानी भरोसे का बना है। और आज हम जिस विषय पर इतनी गहराई से चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा बैंक्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाला रिसर्च डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ही अच्छे से दिखाता है कि कैसे इंसानी सभ्यता ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसी भरोसे को एक एक संस्था का रूप दे दिया। और यही आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन भी है। मतलब मेसोपोटामिया के उन पुराने मंदिरों से लेकर आज के इस ऑटोनॉमस एआई और ब्लॉकचेन वाले सिस्टम तक का जो पूरा सफर है ना, उसे समझना है। ये सिर्फ कागजी या डिजिटल लेन देन की कहानी नहीं है। हाँ, क्योंकि पैसा तो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी बुनियाद आखिर काम कैसे करती है। तो अगर हम एकदम शुरुआत से देखें, मतलब डिजिटल या कागजी पैसे से भी बहुत पहले, तो व्यापारिक लेन देन ने कैसे इस भरोसे की शुरुआत की? देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं तो करीब 10,000 साल पहले जब खेती शुरू हुई ना, तो उसने समाज को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन जो एक व्यवस्थित कर्ज का पहला स्वरूप है, कर्ज मतलब लोन। हाँ, लोन, वो हमें 2000 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर, असीरिया और भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि तब कर्ज सोने या चांदी में नहीं दिया जाता था। अच्छा। तो फिर किस चीज में देते थे? अनाज के रूप में। व्यापारियों ने किसानों को अनाज उधार देना शुरू किया ताकि मतलब अगली फसल आने तक उनका काम चल सके। अरे वाह, अनाज का कर्ज। ये सुनना थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि आज कर्ज का मतलब तो सीधे बैंक बैलेंस या करेंसी नोट होता है। हाँ, आज के हिसाब से अजीब है, लेकिन उस समय समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। ठीक है, कर्ज तो दिया जा रहा था, लेकिन उसे सुरक्षित रखने का क्या सिस्टम था? मतलब लोग अपनी कीमती चीजें या अनाज कहीं तो जमा करते ही होंगे, कोई तिजोरी तो होगी। उस समय की तिजोरियां आज के बैंकों जैसी बिल्कुल नहीं थी। आपको हैरानी होगी, लेकिन प्राचीन काल में मंदिर ही पहले बैंक हुआ करते थे। मंदिर? हाँ, मेसोपोटामिया में मंदिरों को एक तरह से डिपॉजिटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पर मंदिर ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी दीवारें बहुत मजबूत होती थी? दीवारें मजबूत होना एक प्रैक्टिकल कारण तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण था दैवीय खौफ, भगवान का डर। बिल्कुल। उस दौर में लोगों का ये अटूट विश्वास था कि मंदिर भगवान का घर है, तो अगर किसी ने वहां चोरी की तो उसे इंसानों के कानून से ज्यादा भगवान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ओहो, मतलब ये डर पुलिस से भी ज्यादा काम करता था। हाँ, ये जो मानसिक खौफ था ना, वो किसी भी हथियारों वाले पहरेदार से ज्यादा असरदार था। कोई वहां चोरी करने की सोच भी नहीं सकता था। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आज हम डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन काल के वो मंदिर आज के एनक्रिप्टेड क्लाउड सर्वर की तरह काम कर रहे थे। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है ना? बस फर्क इतना है कि वो एन्क्रिप्शन किसी कंप्यूटर कोड से नहीं बना था, बल्कि वो भगवान के खौफ और उस भरोसे से बना था। सही कहा। और इसी भरोसे के चलते 2000 ईसा पूर्व के बेबीलोन में मंदिरों ने अनाज और कीमती धातुओं को अपने पास सुरक्षित रखना शुरू कर दिया, और बदले में वो एक लिखित रसीद देते थे। अच्छा, रसीद का सिस्टम तब से है? हाँ, और इस व्यवस्था का सीधा सा मतलब था कि आपकी संपत्ति तो मंदिर में सुरक्षित है, लेकिन उस संपत्ति का जो मूल्य है वो उस रसीद के जरिए पूरे बाजार में घूम रहा है। कमाल है। और पता है, बाद में रोम में देवी जूनो मोनेटा के मंदिर के पास 300 ईसा पूर्व में एक टकसाल भी बनी थी। जूनो मोनेटा? अरे तो क्या यही से मनी शब्द निकला है? बिल्कुल, वहीं से आज का ये मनी शब्द आया है।
देवी मुनिटा से मनी तक का सफर ये वाकई दिलचस्प है। अब लेकिन देखिए, ये व्यवस्था तो सिर्फ एक जगह या एक शहर तक सीमित रहने के लिए ठीक थी। जब लोग दूर देशों की यात्रा करने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, तब क्या हुआ? वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि रेनेसां काल में, मतलब पुनर्जागरण के टाइम पर, इटली के फ्लोरेंस में मेडिसी और बारडी जैसे बड़े बड़े व्यापारी परिवार उभर रहे थे। तो वहां तो लुटेरों का खतरा बहुत ज्यादा रहा होगा ना? बहुत ज्यादा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ तो भारी मात्रा में सोना या चांदी लेकर दूसरे देशों का सफर करना एकदम जानलेवा हो गया था। कोई भी व्यापारी बीच रास्ते में लुट सकता था। हाँ, वो तो रहे। तो इसका एक बहुत ही स्मार्ट समाधान मर्चेंट बैंकर्स ने निकाला, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा गया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता था? देखिए, मान लीजिए एक व्यापारी है, वो फ्लोरेंस में अपना सोना जमा करता है और उसे बदले में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है। अब वो बिना किसी डर के लंदन जाता है, वहां वो कागज दिखाता है और वहां की लोकल करेंसी में अपना पैसा ले लेता है। मतलब बिना असली सोना साथ रखे सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर भरोसा करके सफर करना, ये तो विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स मार्केट का एकदम शुरुआती रूप हो गया। बिल्कुल। और इसी दौर में लंदन के जो सुनार थे, जिन्हें गोल्डस्मिथ्स कहा जाता था, उन्होंने बैंकिंग का एक ऐसा नियम खोजा जिसने पूरी दुनिया बदल दी। सुनारों ने क्या खोजा उन्होंने? तो होता ये था कि लोग अपना सोना सुनारों के पास सुरक्षित रखने के लिए दे देते थे। अब सुनारों ने एक दिन गौर किया कि यार, रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई अपना सारा सोना एक ही दिन वापस मांगने तो आता नहीं है। एक मिनट, यहाँ एक छोटी सी उलझन है। अगर किसी इंसान ने अपना सोना सुनार के पास रखा है, तो वो सोना तो उसी इंसान का है ना? क्या सुनारों ने उस रखे हुए सोने का अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था? मतलब क्या ये एक तरह का धोखा नहीं था? देखिए, अगर वो सुनार वो सोना वापस ना कर पाते, तब तो वो पक्का धोखा होता। लेकिन सुनारों ने एक एक गणित लगाया। उन्होंने देखा कि औसतन एक दिन में केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही लोग वापस लेने आते हैं। अच्छा, मतलब बाकी सोना तो तिजोरी में बस रखा ही रहता है। बिल्कुल बेकार पड़ा रहता है। तो उन्होंने उस खाली पड़े सोने को दूसरे लोगों को कर्ज पर देना शुरू कर दिया और उस कर्ज पर वो ब्याज कमाने लगे। अरे वाह! शर्त बस इतनी थी कि उनके पास रोज की मांग को पूरा करने के लिए एक फ्रैक्शन यानी कुछ हिस्सा हमेशा नकद रूप में मौजूद रहना चाहिए। ओहो, तो इसे ही फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। एकदम सही। मतलब सुनार को पता है कि अगर 100 लोगों ने सोना रखा है तो आज सिर्फ 10 लोग ही वापस आएंगे। बाकी जो 90 लोगों का सोना है वो उसे बाजार में घुमाकर मुनाफा कमा रहा है। जोखिम तो है, लेकिन गणित और सांख्यिकी उसके पक्ष में है। और मजे की बात यह है कि आज दुनिया का हर बैंक इसी सिद्धांत पर काम करता है। किसी भी बैंक के पास उतना कैश कभी मौजूद नहीं होता जितना लोगों के खातों में स्क्रीन पर दिख रहा होता है। सारा खेल बस लिक्विडिटी को मैनेज करने का है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है सुनने में, लेकिन काम कर रहा है। खैर, जब यूरोप से निकला ये फ्रैक्शनल रिजर्व वाला गणित भारत पहुंचा, तो यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो तो एकदम अलग थी। हाँ, यहाँ हालात बिल्कुल अलग थे। 1770 में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। हाँ। लेकिन आज़ादी के वक्त, मतलब 1947 में, हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जमीनी हकीकत से कितनी जुड़ी हुई थी? अगर सच कहूं तो 1947 के समय भारतीय बैंकिंग लगभग पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में थी और इसका दायरा सिर्फ बड़े बड़े शहरों और अमीर घरानों तक ही सीमित था। मतलब आम आदमी की पहुंच से बाहर। बिल्कुल। जो ग्रामीण भारत था, जहां बहुसंख्यक आबादी रहती थी, वहां तो कोई बैंक था ही नहीं। एक आम किसान पूरी तरह से साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था। हाँ, वो तो हमने पुरानी फिल्मों में भी बहुत देखा है। तो इसी खाई को पाटने के लिए पहले 1955 में इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदला गया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा भूचाल आया वो 1969 में आया। हाँ, 19 जुलाई 1969। मुझे याद है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रातों रात 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया था। हाँ। और इन बैंकों के पास देश का लगभग 70% डिपॉजिट था। तो ये कदम इतना अचानक क्यों उठाया गया?
देखिए, जो आधिकारिक तर्क दिया गया वो ये था कि प्राइवेट बैंक्स सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही कर्ज दे रहे थे। जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे जैसे कृषि, छोटे उद्योग या एक्सपोर्ट, उन्हें पैसा मिल ही नहीं पा रहा था। अच्छा। तो सरकार चाहती थी कि बैंक ग्रामीण इलाकों में अपनी शाखाएं खोलें और आम जनता तक उनकी पहुंच बने। आधिकारिक तर्क तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर उस समय की राजनीति को देखें तो क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फैसला था या इसके पीछे कोई सत्ता का कोई बड़ा संघर्ष चल रहा था? और देसाई जी का आर्थिक मॉडल थोड़ा अलग था। वो बैंकों पर सोशल कंट्रोल चाहते थे। सोशल कंट्रोल मतलब ये कि सरकार बैंकों पर कड़े नियम लागू करे, लेकिन उनका मालिकाना हक प्राइवेट ही रहने दे। अच्छा, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो पूर्ण राष्ट्रीयकरण का रास्ता चुना। हाँ, और पूर्ण राष्ट्रीयकरण करके उन्होंने इसे एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल किया। इससे उन्हें खुद को आम जनता के बीच एक जन कल्याणकारी नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिली और साथ ही अपने विरोधियों को किनारे करने में भी। अर्थशास्त्र और राजनीति का ये जो कॉकटेल है ना, ये हमेशा बहुत जटिल होता है। लेकिन इस फैसले का जमीन पर क्या असर देखा? इसके नतीजे बहुत गहरे थे और दोहरे भी। सकारात्मक पक्ष ये था कि भारत में ग्रामीण बैंक शाखाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। कृषि ऋण में मतलब एग्रीकल्चर लोन में बहुत बड़ा उछाल आया। मतलब बैंक असल में गांव-गांव तक पहुंचे। हाँ, और इसी नींव का परिणाम है कि आज 2025 तक भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 45 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा सके हैं। 45 करोड़? ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन आपने कहा दोहरे नतीजे, तो इसका दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू थोड़ा निराशाजनक था। इसने एक सुस्त कार्यशैली को जन्म दिया, जिसे बैंकिंग की भाषा में अक्सर 464 कल्चर कहा जाता है। हाँ। 464 कल्चर, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है 4% ब्याज पर लोगों से डिपॉजिट लेना, 6% ब्याज पर कर्ज देना और शाम 4 बजे दफ्तर बंद करके घर चले जाना। मतलब एकदम रिलैक्स वाली जॉब। बिल्कुल, क्योंकि बैंकों के बीच प्रतियोगिता खत्म हो गई थी, इसलिए नवाचार यानी इनोवेशन धीमा पड़ गया। कस्टमर सर्विस बहुत खराब हो गई। हाँ, मुझे याद है, लोग बैंक जाने से कतराते थे। और इसके अलावा सरकारी दबाव में बैंकों को ऐसे लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना पड़ा जिनकी वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। ओहो। और इसी का नतीजा है कि आज कई बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो वो कर्ज जो कभी वापस ही नहीं आया और बैंक के लिए डूबत खाते में चला गया। तो ये 464 की सुस्ती तो हमेशा नहीं टिक सकती थी। फिर 1991 के आर्थिक उदारीकरण जो लिबरलाइजेशन हुआ, उसने नरसिम्हम कमेटी की सिफारिशों के बाद इस जड़ता को तोड़ा। बिल्कुल तोड़ा। HDFC और ICICI जैसे जो नए प्राइवेट बैंक आए, उन्होंने एकदम टेक्स सैवी रुख अपनाया और बैंकिंग को सरकारी दफ्तरों से निकालकर सीधा कंप्यूटर और स्मार्टफोन तक पहुंचा दिया। हाँ, 1991 के सुधारों ने एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की। लेकिन अगर हम आज 2025 के भारत की बात करें तो भारतीय बैंकिंग की असली ताकत इसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, DPI। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया था और आज के आंकड़े देखिए, अक्टूबर 2025 तक हर महीने 20.7 बिलियन लेन देन हो रहे हैं। 20.7 बिलियन? हाँ, और जिनका कुल मूल्य 27 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये पूरी दुनिया के रियल टाइम लेन देन का लगभग 50% है। बाप रे, 20.7 बिलियन लेन देन हर महीने। अगर इसे समझना हो ना, तो हम पश्चिमी देशों के सिस्टम को देख सकते हैं। उनका जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम है, वो एक बहुत ही महंगे प्राइवेट क्लब की तरह काम करता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। मतलब वहां सिर्फ वही लोग या दुकानदार एंट्री ले सकते हैं जो उनकी भारी फीस चुकाएं। लेकिन इसके उलट UPI ने इस पूरे ढांचे को ही बदल दिया। ये किसी प्राइवेट क्लब की तरह नहीं, बल्कि एक ओपन पब्लिक हाईवे की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, और इस ओपन हाईवे की सबसे बड़ी खूबी इसकी इंटरऑपरेबिलिटी है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कोई ग्राहक अगर किसी एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा है और दुकानदार किसी दूसरे ऐप या बैंक का, तो भी पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे एक खाते से दूसरे खाते में चला जाता है। हाँ, ये बहुत ही स्मूथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी इसकी तारीफ की है कि कैसे इस सिस्टम ने दिल्ली के एक बड़े शोरूम से लेकर पटना में सड़क किनारे चाय बेचने वाले तक सबको मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। अब देखिए, जब हर काम मोबाइल से हो ही रहा है,
तो फिर इन पारंपरिक बैंकों की, उनकी ब्रांचों की जरूरत पर ही सवाल उठने लगा है। बिल्कुल उठ रहा है। और वैश्विक स्तर पर 2024-25 में नियो बैंक्स का जो उदय हुआ है वो इसी का नतीजा है। नियो बैंक्स जैसे रेवोल्यूट? हाँ, रेवोल्यूट जैसी कंपनियां बिना किसी फिजिकल ब्रांच के काम कर रही हैं। बिना किसी ब्रांच के? तो ये काम कैसे करते हैं? नियो बैंक्स का पूरा ढांचा ही स्मार्टफोन पर आधारित है। उनकी कोई ईंट गारे की इमारत नहीं होती। वो बस स्पीड, कम फीस और पर्सनलाइज्ड अनुभव पर जोर देते हैं। तो फिर पुराने बैंक क्या कर रहे हैं? वो तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, वो भी जवाब दे रहे हैं। पारंपरिक बैंक अब डिजिटल मेमोरी जैसी तकनीकों पर भारी निवेश कर रहे हैं। हाँ, डिजिटल मेमोरी, इसका क्या मतलब है? क्या वो ग्राहक की हर डिजिटल गतिविधि को याद रखते हैं? एक तरह से हाँ। मान लीजिए कोई इंसान मोबाइल ऐप पर लोन लेने की प्रक्रिया आधी पूरी करता है, फिर उसे कोई उलझन होती है तो वो कस्टमर केयर को फोन लगाता है। हाँ, अक्सर होता है। पहले क्या होता था, उसे अपनी पूरी कहानी उस कस्टमर केयर वाले को शुरू से सुनानी पड़ती थी। अरे हाँ, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। मैंने ये फॉर्म भरा था, फिर ये हुआ। बिल्कुल, लेकिन डिजिटल मेमोरी के साथ अब कस्टमर केयर अधिकारी को अपनी स्क्रीन पर तुरंत दिख जाता है कि वो व्यक्ति ऐप में कहाँ अटका था और बातचीत सीधे वहीं से शुरू होती है। ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। कस्टमर का बहुत टाइम बचेगा। हाँ, पर इतनी तेज गति से हो रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा भी तो बढ़ जाता है ना। इस तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियमों की भी जरूरत है। और शायद इसी संदर्भ में बाज़ल 3 एंड गेम की बात आती है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा इसे। देखिए, जब बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल और ग्लोबल हो जाती है तो किसी एक बैंक के डूबने का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हाँ, जैसे 2008 में हुआ था। बिल्कुल। तो बाज़ल 3 अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वो समूह है जो बैंकों को ऐसे ही आर्थिक संकटों से बचाता है। और इसका जो सबसे नया चरण है उसे बाज़ल 3 एंड गेम कहते हैं। तो इसमें नया क्या है? इसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बैंकों के पास बुरे वक्त के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। इसके लिए कॉमन इक्विटी टियर 1, जिसे CET1 कहते हैं, उसका अनुपात 4.5% तय किया गया है। और साथ ही कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% तय किया गया है। ये CET1 और 4.5% वाले जो तकनीकी शब्द है ना, ये आम इंसान के लिए थोड़े जटिल हो सकते हैं। अगर हम इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो इसका असल मतलब क्या है? क्या बैंक को अपनी एक तिजोरी में नकद भर कर रखना पड़ता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने 100 रुपए का लोन बाजार में बांटा हुआ है। ठीक है। अब उसे डर है कि कल को अगर अर्थव्यवस्था गिर गई और लोग वो लोन नहीं चुका पाए तो बैंक खुद कंगाल हो जाएगा। तो CET1 का मतलब ये है कि बैंक के पास उस 100 रुपए के जोखिम के मुकाबले अपनी खुद की उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी का कम से कम 4.5% हिस्सा सुरक्षित रखा होना चाहिए। अच्छा, उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी मतलब? जैसे शेयरधारकों का पैसा या एकदम नकद। ये एक सीट बेल्ट की तरह है, ताकि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी जाए तो बैंक तुरंत कोमा में ना चला जाए, उसे संभलने का मौका मिल जाए। मतलब वो पैसा जो मुसीबत के वक्त सबसे पहले काम आए और बैंक को डूबने से बचा ले। बिल्कुल। इसके अलावा 2023 के बैंकिंग संकट के बाद एक और खतरे पर भी काफी बात हो रही है, ब्याज दरों में बदलाव का जोखिम, जिसे शॉर्ट में IRB कहते हैं। हाँ, 2023 में अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के साथ जो हुआ ना, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो बैंक अचानक कैसे डूब गया था? होता ये है कि जब ब्याज दरें अचानक बढ़ती हैं तो बैंक के पास जो पुराने निवेश रखे होते हैं, जैसे पुराने बॉन्ड्स, उनकी कीमत बाजार में गिर जाती है। अच्छा। तो IRBB यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक, ये उन नियमों का नाम है जो बैंकों को मजबूर करते हैं कि वो ये मापें और मैनेज करें कि अगर कल ब्याज दरें अचानक बदल गईं तो उन्हें कितना घाटा हो सकता है। तो ये नियम वाकई एक बहुत ही जरूरी सीट बेल्ट का काम करते हैं। लेकिन आज के समय में नियम सिर्फ वित्तीय सुरक्षा के लिए नहीं बन रहे हैं, वो भविष्य की दुनिया को, मतलब हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए भी बन रहे हैं। ESG यानी ESG, पर्यावरण, सामाजिक और शासन से जुड़े जो मानक हैं वो अब बहुत अहम हो गए हैं। ग्रीन बैंकिंग अब कोई फैशन नहीं रहा, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 2025 तक आते आते लगभग 70% निवेशक किसी भी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाने से पहले उसका पर्यावरणीय प्रभाव यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जरूर देखते हैं। भारत में भी इसके लिए कुछ हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल।
भारत में रिजर्व बैंक ने 2024 में जलवायु जोखिम यानी क्लाइमेट रिस्क पर बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। ग्रीन डिपॉजिट का एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट, ये नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से अलग होता है? हाँ, इसका अर्थ ये है कि अगर आप ग्रीन डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो बैंक उस पैसे को सिर्फ सोलर एनर्जी या पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करेगा, किसी कोयला खदान में नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी पहल है। लेकिन इसमें ग्रीन वॉशिंग का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है ना, जहां कंपनियां बस पर्यावरण प्रेम का झूठा दिखावा करती हैं कि देखो हम कितने ग्रीन हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए तो रेगुलेटर्स अब इतने सख्त हो रहे हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पैसा सच में वहां जाए जिससे हमारे ग्रह को फायदा हो, ना कि सिर्फ कागजी रिपोर्ट अच्छी दिखाने के लिए। तो चलिए, फाइनेंस की इस गाड़ी में सीट बेल्ट तो लग गई, लेकिन 2025 से 2030 तक का जो सफर है वो ये दिखा रहा है कि ये बैंकिंग रूपी गाड़ी अब सिर्फ तेजी नहीं चल रही है, बल्कि ये पूरी तरह से ड्राइवरलेस यानी ऑटोनॉमस हो चुकी है। हाँ, और यहाँ अब ड्राइवर की सीट पर इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठ गया है। सही कहा आपने। और आज एआई सिर्फ वो साधारण सा चैटबॉट नहीं रह गया है जो आपके सवालों के रटे रटाए जवाब देता था। अब एजेंटिक एआई का दौर है। एजेंटिक एआई? इस एजेंटिक एआई और पुराने एआई में क्या बुनियादी फर्क है? देखिए, पुराना एआई सिर्फ आपको जानकारी देता था, लेकिन एजेंटिक एआई खुद सोच सकता है, फैसले ले सकता है और उन फैसलों पर बिना किसी इंसानी दखल के अमल भी कर सकता है। बिना इंसानी दखल के? हाँ, अगर हम एक लोन एप्लीकेशन की बात करें तो पहले क्या होता था, एक इंसान पूरा फॉर्म पढ़ता था, क्रेडिट स्कोर देखता था, बैंक के 100 तरह के नियम चेक करता था, जिसमें कई दिन लग जाते थे। हाँ, हफ्तों लग जाते थे कभी-कभी। लेकिन आज एवलेंटिक एआई पलक झपकते ही लाखों डेटा पॉइंट्स का एक साथ विश्लेषण कर लेता है और लोन अप्रूवल की प्रक्रिया को 60% तक कम कर दिया है उसने। वो खुद तय कर लेता है कि किसे लोन देना बैंक के लिए सुरक्षित है और किसे नहीं। बाप रे, मतलब ये जितनी तेज व्यवस्था है उतना ही थोड़ा डरावना भी लगता है। और इस तेज व्यवस्था में भविष्य के पैसे का स्वरूप भी उतनी तेजी से बदल रहा है, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी कहते हैं। हाँ, सीबीडीसी अब भविष्य नहीं वर्तमान बन रहा है। मैंने पढ़ा है कि 130 से ज्यादा देश इस पर काम कर रहे हैं और इसमें प्रोजेक्ट एमब्रिज बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें चीन, यूएई, थाईलैंड और हांगकांग शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट सच में दुनिया के मौद्रिक भूगोल को पूरी तरह बदल सकता है। वो कैसे? देखिए, दशकों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्विफ्ट सिस्टम यानी SWIFT और अमेरिकी डॉलर का ही दबदबा रहा है। सारा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। हाँ, अमेरिका इसी से ताकतवर है। लेकिन एमब्रिज क्या कर रहा है, ये ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके इन देशों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा दे रहा है। मतलब बीच में डॉलर की जरूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं, जिससे डॉलर पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। इसे वैश्विक स्तर पर डी-डॉलराइजेशन का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और भारत भी तो इस रेस में है। भारत का अपना ई-रूपी है और इसके बारे में एक फीचर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसे प्रोग्रामेबिलिटी कहा जाता है। हाँ, प्रोग्रामेबिलिटी डिजिटल करेंसी का सबसे क्रांतिकारी फीचर है। तो ये काम कैसे करता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिजिटल पैसे के अंदर ही एक कंप्यूटर कोड लिख दिया जाता है जो ये तय करता है कि उस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च किया जा सकता है। अच्छा, मतलब पैसे में ही शर्तें जोड़ दी जाती हैं। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने किसानों को खाद खरीदने के लिए ई-रुपये के रूप में कोई सब्सिडी दी। हाँ। तो वो जो पैसा है ना, वो सिर्फ खाद की दुकान पर ही काम करेगा। अरे वाह। कोई भी व्यक्ति उस पैसे को किसी शराब की दुकान पर या कहीं और खर्च कर ही नहीं सकता। सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा। देखा जाए तो भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गंभीर चिंता भी पैदा होती है। कैसी चिंता? अगर एक कंप्यूटर कोड ये तय करने लगे कि कोई इंसान अपना पैसा कहाँ खर्च कर सकता है और कहाँ नहीं, तो क्या ये हमारी बुनियादी आजादी को सीमित करने जैसा नहीं है? मतलब मेरा पैसा, लेकिन मैं उसे मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ, और सच कहूं ना तो ये आने वाले दशक का सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। तकनीक जितनी ज्यादा ताकतवर होती है ना, उसका जो नैतिक जोखिम है, उसका एथिकल रिस्क, वो भी उतना ही बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। साइबर सुरक्षा का है, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब आज हम जिन एन्क्रिप्शन सिस्टम पर इतना भरोसा करते हैं, आने वाले क्वांटम कंप्यूटर के आगे उनकी क्या बिसात है? वो एक बहुत बड़ा खतरा है जिस पर बैंकिंग इंडस्ट्री की नींद उड़ी हुई है। आज दुनिया भर के बैंक RSA और ECC जैसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। ये सेफ नहीं है क्या? आज के हिसाब से तो ये बहुत सुरक्षित है।
ये बहुत जटिल गणितीय पहेलियां होती हैं जिन्हें हल करने में आज के जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं उन्हें भी शायद हजारों साल लग जाएंगे। तो फिर डर कैसा? डर क्वांटम कंप्यूटर से है। वो गणना के एक बिल्कुल ही अलग भौतिक विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स पर काम करते हैं। वो इन पहेलियों को जिन्हें सुलझाने में हजारों साल लगते, उन्हें चंद मिनटों या शायद सेकंड्स में तोड़ सकते हैं। चंद मिनटों में? इसका मतलब है कि हमारी मौजूदा सुरक्षा दीवारें तो रातों रात ढह सकती हैं। कोई भी किसी का भी बैंक अकाउंट खाली कर सकता है? बिल्कुल। और यही कारण है कि पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री अब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ रही है। ये जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या है? इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है। कभी भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। अच्छा। देखिए, पहले क्या होता था, एक फायरवॉल होती थी, एक दीवार, और मान लिया जाता था कि उस दीवार के अंदर का नेटवर्क सुरक्षित है। जैसे किसी किले की दीवार? बिल्कुल। लेकिन अब कोई दीवार नहीं बची है। अब इंसान की जो डिजिटल पहचान है, उसकी आइडेंटिटी, वही उसका इकलौता फायरवॉल है। हर लेन देन पर, हर कदम पर सिस्टम चेक करेगा कि क्या आप वाकई वही इंसान हैं। तो अगर इस पूरे 5000 साल के सफर को हम एक नजर में समेटने की कोशिश करें ना, तो मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टियों पर लिखे उस अनाज के हिसाब से लेकर आज के इस क्वांटम रेजिस्टेंट ब्लॉकचेन तक देखा जाए तो सिर्फ माध्यम बदला है। हाँ बिल्कुल। मिट्टी से बात कागज पर आई, फिर कागज से प्लास्टिक वाले क्रेडिट कार्ड पर, और अब वो पैसा अदृश्य कंप्यूटर कोड में बदल गया है। लेकिन इन सब के केंद्र में जो मूल उत्पाद है वो आज भी नहीं बदला है, और वो उत्पाद है भरोसा। एकदम सही। इतिहास हमें यही सिखाता है कि ये जो तकनीक है वो सिर्फ उस भरोसे को लागू करने का एक जरिया रही है। बैंकिंग का जो भविष्य है वो इसी बात पर टिका होगा कि ये संस्थाएं तकनीक के इस बेतहाशा रफ्तार के बीच इंसान के उस बुनियादी भरोसे को कैसे टूटने से बचाती हैं। बिल्कुल। इस चर्चा से बहुत से सवालों के जवाब सामने आए हैं, लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जिस पर शायद गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। हाँ बताइए। अगर आने वाले वक्त में एक ऑटोनॉमस एआई हमारे सारे वित्तीय फैसले ले रहा है और जीरो ट्रस्ट वाली इस दुनिया में हमारी डिजिटल पहचान ही हमारी इकलौती सुरक्षा दीवार है, तो जरा सोचकर देखिए क्या होगा अगर एक पोस्ट क्वांटम दुनिया में कोई हैकर उस डिजिटल पहचान को ही चुरा ले। उफ। क्या उस स्थिति में कोई इंसान सिर्फ बिना पैसों के गरीब कहलाएगा, या फिर वो उस पूरे डिजिटल सिस्टम की नज़र में पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो जाएगा, जैसे वो कभी था ही नहीं? उफ।